प्रजनन के बारे में जानेंगे, जिसमें निषेचन पढ़ेंगे और प्रसव पढ़ेंगे और गर्भधारण पढ़ेंगे। गर्भधारण में लक्षण एवं गर्भकालीन विकास की विशेषताएं पढ़ेंगे। हम प्रारंभ करते हैं निषेचन से। स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के संभोग को ही हम निषेचन कहते हैं। मैथुन क्रिया के दौरान या संभोग क्रिया के दौरान शुक्राणु स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है योनि द्वार से, और यह शुक्राणु तैरता हुआ अंडाणु तक पहुंच जाता है तथा अंडाणु की दीवारों को भेद कर अंडाणु के साथ के युग्नज केंद्रक से जुड़ जाता है तथा निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इस निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो जाता है और इसको हम अब जाइगोट कहते हैं। यह जाइगोट 7 दिन के भीतर गर्भाशय के अंदर आ जाता है। अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय में आ जाता है और गर्भाशय में स्वयं को अंतःस्थापित करता है। स्थापन की जो क्रिया है उसके पश्चात हम ऐसा कहा जाता है कि इसको गर्भधारण या गर्भरोपण या गर्भ ठहरना कहते हैं। इसी समय कहा जाता है कि एक स्त्री जो है वो गर्भवती हो गई है। अतः हम देखें कि अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन है उसको हम क्या कह रहे हैं, निषेचन की क्रिया कह रहे हैं। निषेचन की क्रिया के पश्चात जो अंडाणु है या हम इसको जो जाइगोट कह रहे हैं या हम इसको युग्मनज कह रहे हैं, यह गर्भाशय के दीवारों के साथ अंतःस्थापित होने के पश्चात एक अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा गर्भवती स्त्री के मांसपेशियों से जुड़ जाता है और अपरा के द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और धीरे धीरे ये अपरा के द्वारा जब जुड़ जाता है तो हम इसको अब भ्रूण कहते हैं या भ्रूण कहलाता है ये। और माता के इस अपरा के द्वारा ही माता से ऑक्सीजन, रक्त, भोजन आदि प्राप्त करना शुरू कर देता है। भ्रूण लगातार कोशिकाओं का विभाजन करता रहता है। इसकी कोशिकाओं में लगातार विकास होता रहता है। कोशिकाएं संख्या में भी बढ़ती हैं और आकार में भी बढ़ती हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या और आकार में वृद्धि होती चली जाती है। प्रत्येक कोशिका अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है और धीरे धीरे 9 महीने के अंदर एक पूर्ण बालक बन जाता है। पूर्ण बालक जब बन जाता है तो 9 महीने या 270 से 280 दिन के पश्चात प्रसव क्रिया होती है। इस अवस्था को हम गर्भकाल या गर्भता अवधि कहते हैं। इसके बाद पश्चात प्रसव क्रिया जब होती है तो बहुत से हार्मोन जो हैं वो अपना एक जटिल कार्य करते हैं। 3 हार्मोन विशेष रूप से काम करते हैं इसमें, प्रोजेस्टेरॉन, ऑस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन मिलकर के पूरा निषेचन की क्रिया, गर्भधारण की क्रिया, गर्भावस्था और प्रसव में काम आते हैं। तत्पश्चात आता है गर्भकालीन विकास। गर्भकालीन विकास जो है गर्भावस्था 40 सप्ताह, 9 महीने या हम कह सकते हैं कि 280 दिन का होता है। इस 9 महीने या 280 दिन या 40 सप्ताह का होता है। गर्भकालीन विकास हम कहते हैं कि एक गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान के आरंभ होने के पश्चात होती है, जब निषेचन की क्रिया हो गई है। भ्रूण जो है वो गर्भाशय में आ गया है, गर्भाशय के साथ अपरा के द्वारा माता के द्वारा साथ जुड़ गया है, तो उसे हम गर्भधारण कहते हैं। गर्भकालीन अवस्था जो है गर्भधान, इसे ही गर्भधान कहते हैं। इसके पश्चात गर्भकालीन अवस्था प्रारंभ होती है, जो शिशु जन्म के पूर्व तक चलती रहती है। और गर्भकालीन अवस्था में शिशु का विकास बहुत तेज़ी से होता है, जितना पूरे जीवन भर में कभी नहीं होता। जाइगोट अर्थात निषेचित डिम्ब जो है, जो कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से बना है, यह एक बहुत छोटी सी ऑलपिन के सिर के बराबर इस होता है, जो कि 9 माह की अवस्था में पूर्ण शिशु बन जाता है। गर्भधान की क्रिया है स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के पश्चात हो रही है। पुरुष के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। आकार गर्भवती स्त्री के
अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है और दोनों मिलकर के एक भ्रूण को बनाते हैं और भ्रूण पूरे 9 महीने या 280 दिन या 40 सप्ताह के अंदर पूर्ण शिशु बनकर के तैयार हो जाता है। शुक्राणु जब अंडाणु अगर हम पूरा एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो होता क्या है प्रारंभ में कि शुक्राणु का आकार अंडाणु से बहुत अधिक छोटा होता है। इसमें एक लंबी पूंछ भी होती है और यह पूंछ के माध्यम से ही इस पूंछ के माध्यम से ही योनि द्वार से जब प्रवेश करता है तो तैरता हुआ योनि द्वार से और गर्भाशय तक या अंडवाहिनी तक आ जाता है। पूंछ की सहायता से ही यह गतिशील होता है, अतः पूंछ जो है इसको गतिशीलता प्रदान करती है। पुरुष के शुक्राणु जो होते हैं वो स्त्री के अंडाणु को के बाह्य दीवार को विभेदित कर देते हैं और केंद्रक से दोनों के केंद्रक मिल जाते हैं और इसी को हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। प्रत्येक संभोग या मैथुन के समय जो है वो लाखों की संख्या के अंदर शुक्राणु स्त्री के योनि के अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ शुक्राणु जो हैं वो योनि द्वार पर ही समाप्त हो जाते हैं। आम्लिक और क्षारीय होने के कारण इनमें कुछ शक्तिशाली शुक्राणु जो होते हैं वही केवल अंडवाहिनी नलिका तक या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। शुक्राणुओं की गतिशीलता इतनी तीव्र होती है कि मैथुन के पश्चात 1 घंटे की अवधि के भीतर ही वो अंडवाहिनी नलिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाते हैं। यदि नलिका में पहले से ही अगर परिपक्व अंडाणु उपस्थित रहता है तो शुक्राणु अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो वह उसको विभेदित करके और उसको निषेचित कर देता है और गर्भधारण हो जाता है। अतः शुक्राणु लेकिन अगर मान लीजिए नहीं होता है या उसको अंडाणु नहीं मिलता है तो कुछ दिनों तक ही 1-2 दिन तक ही शुक्राणु जो हैं वो जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ शुक्राणु जो होते हैं वो योनि में मर जाते हैं, कुछ 24 घंटे में ही मर जाते हैं। अतः शुक्राणु जब योनि द्वार में प्रवेश करें अंडवाहिनी तक पहुँचें उस समय परिपक्व अंडाणु मिल जाता है तब तो निषेचन की क्रिया हो जाती है, नहीं तो मासिक धर्म में अंडाणु जो है अपरिपक्व अंडाणु जो है वो बाहर आ जाता है। शुक्राणु जब अंडाणु के पास पहुंचता है तो अंडाणु के पहले सुरक्षात्मक कवच को तोड़कर उसके भीतर प्रवेश करता है। शुक्राणु का केवल सिर ही का भाग ही जो है वो अंडाणु के केंद्रक से जुड़ता है और बाकी का जो बाहर है वो भाग जो है वो बाहर रह जाता है। शुक्राणु के सिर का जो आवरण है वो भी हट जाता है, उसकी पूंछ उससे बिल्कुल अलग हो जाती है, बाहर ही रह जाती है और शुक्राणु अंडाणु इसी संवेग से गर्भ ठहरने की क्रिया यहीं से ही जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है वैसे ही गर्भ ठहरने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। शुक्राणु के द्वारा अंडाणु का जो विभेदन है इसी को हम निषेचन की क्रिया कह रहे हैं, पहले ही बताया है आपको। और जैसे ही निषेचन डिम्ब होता है उसको हम जाइगोट कह रहे हैं। ये जाइगोट अंडवाहिनी नलिका से गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में 5 से 7 दिन तक का समय लगता है उसको पहुंचने में। तत्पश्चात वह वहाँ पर अपना पंथ्य स्थापित करता है, अपरा के द्वारा माता से जुड़ जाता है और इसी को ही सहगर्भिता या गर्भ ठहरना कहते हैं। गर्भकालीन विकास की विशेषताएं। गर्भकालीन विकास की विशेषताएं सबसे पहले तो ये 9 माह की होती है। सबसे पहली विशेषता यही है कि 280 दिन 40 सप्ताह या 9 माह की यह 9 माह 7 दिन की यह रहती है। दूसरा है गर्भकालीन अवस्था में शिशु की वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होता है, जितना जीवन में कभी नहीं होता, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं वे बहुत तेज़ी से वृद्धि और विकास करती हैं और अब तीव्र गति से विकास इस समय वृद्धि और विकास दोनों होते हैं कि कोशिकाएं संख्या में भी बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ती हैं और आकार में भी बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ती हैं। इस अवस्था में मुख्यतः शिशु का शारीरिक विकास ही होता है, कोई मानसिक या कोई अन्य विकास नहीं हो रहा है, केवल शारीरिक विकास होता है क्योंकि शरीर का निर्माण करके पूर्ण शिशु को बनाना है। उसके बाद आता है भावी शिशु जो होता है वो आकृति, रचना, आकार, वजन, लंबाई आदि का निर्माण एवं विकास इसी अवस्था में तीव्र गति से करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि पूरे जीवन पर्यंत विकास शरीर का इतना तेज़ी से नहीं होता है जितना कि इस 9 माह के दौरान। उस 9 माह में भी विशेष रूप से प्रारंभ के 3 माह में शिशु का
तेज़ी से विकास होता है। शिशु का मानसिक और संवेगात्मक विकास इस अवस्था में बहुत कम होता है, केवल शारीरिक विकास ही होता है, लेकिन आगे जो है उसका विकास जो है वो इनके ऊपर निर्धारित होता है। शिशु का क्रियात्मक विकास जो है वो 3 माह से ही प्रारंभ हो जाता है और 6 से 7वें माह तक अधिकतम होता है। 9वें माह में शिशु में क्रियात्मक विकास तो होता है, परंतु गर्भाशय में पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण शिशु की गतिशीलता कम हो जाती है। एक्चुअल में शिशु जो है वो एक सैक के अंदर बंद रहता है, जिसको कि हम गर्भोदक थैली कहते हैं। ये गर्भोदक थैली जो है इसके अंदर एक पोषक तत्व भरा रहता है जो कि भ्रूण को जो है वो प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसी भी टक्कर से या किसी भी से भी, और साथ में पोषक तत्व भी इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। तो बंद थैली में होने के कारण इतना स्थान नहीं मिल पाता है, इसलिए क्रियात्मक विकास नहीं हो पाता है। लेकिन भ्रूण का संपूर्ण विकास जो है गर्भोदक थैली के अंदर ही होता है। जब शिशु का जन्म होता है, प्रसव क्रिया प्रारंभ होती है, तो उस समय सबसे पहले जो है यह गर्भोदक थैली ही फटती है और इससे लिक्विड जो है, ये द्रव जो है इसको हम तरल द्रव भी कहते हैं, उत्कोष तरल या एमनियोटिक फ्लूइड भी कहते हैं। ये सबसे पहले योनि से बाहर निकलता है, योनि को चिकना बनाता है और इसी के सहायता से ही शिशु जो है वो बाहर निकलता है। योनि से बाहर जब शिशु निकलता है तो नाभि अपरा जो है वो साथ में आती है, सब अपरा से जुड़ी हुई रहती है और तत्पश्चात अपरा को काट करके और अलग किया जाता है और उस कटे हुए स्थान को बांध दिया जाता है, जिससे प्रसव पूर्ण हो जाता है। भ्रूण का विकास प्रारंभिक अवस्था में बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है, कोशिका के आकार में वृद्धि होती है और अंतरकोशिकीय पदार्थों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। कभी कभी स्त्री के गर्भाधान में 2 अंडाणु विकसित हो जाते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। 2 अंडाणु विकसित हो जाते हैं। कैसे होते हैं? 2 तरह से हो सकते हैं। जुड़वा बच्चे हम जिन्हें कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जुड़वा बच्चे समान लिंग के भी हो सकते हैं और असमान लिंग के भी हो सकते हैं। जब एक ही शुक्राणु और एक ही अंडाणु का निषेचन की क्रिया होती है, उस दौरान यदि जुड़वा बच्चा हो, एक ही अंडाणु निषेचित हो रहा है एक ही शुक्राणु के द्वारा, उस दौरान विकास की क्रिया होते समय यह 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है और दोनों कोशिकाएं जो हैं, दोनों भ्रूण जाइगोट जो हैं वो अलग अलग विकास करने लगते हैं। लेकिन इस ऐसे कंडीशन के अंदर दोनों का लिंग समान ही रहता है, क्योंकि एक ही कोशिका के विभाजन से यह बने हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 परिपक्व अंडाणु आ जाते हैं गर्भनाल में और 2 शुक्राणु उनको विभेदित कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं, अतः 2 ट्विंस बन जाते हैं, 2 जुड़वा बच्चे बन जाते हैं। उनका लिंग जो है वो असमान हो सकता है। तो दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। तो जुड़वा बच्चे जो हैं वो अगर एक ही सेक्स के रहेंगे, एक ही लिंग के रहेंगे, तो वह एक ही अंडाणु एक ही शुक्राणु के निषेचन की क्रिया के द्वारा रहते हैं। जबकि अगर अलग अलग हैं दोनों के सेक्स या दोनों के लिंग, तो उसमें अलग अलग 2 अंडाणु, परिपक्व 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु का निषेचन की क्रिया पूर्ण हुई है। निषेचन के पश्चात कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है और यह विभाजन आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है आपको तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।